आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका से बातचीत रोकने पर गौर कर रहा ईरान, क्या फिर से शुरू हो सकती है जंग? लेबनान में सिविल वॉर की वार्निंग, हिजबुल्लाह ने अमेरिका की सरपरस्ती वाली डील को ठुकराया। यूक्रेन पर रूस ने कर दी तबाही वाली बारिश, 1400 ड्रोन और 1500 गाइडेड बमों से किए बड़े हमले। गजा सिटी में बेघर फलस्तीनियों के टेंटों पर इसराइली हमला। उधर वेस्ट बैंक में घुसे इंतहा पसंद इसराइली सेटलर्स को बचाने में औंधे मुंह गिर गए इसराइली फौजी। और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के पीछे आखिर क्यों पड़ी अमेरिका की सबसे मजबूत यहूदी लॉबी? आखिर क्यों माफ़ी मांगने की कर रहे मांग, बताएंगे हम। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले कुछ मिक्स्ड और अहम अपडेट्स एक साथ सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात तेज़ी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच नए हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान में इसराइली बमबारी जारी है और उधर गजा में भी हमले नहीं रुक रहे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसकी फोर्सेस ने कल रात हुए अमेरिका के हमलों के जवाब में रीजन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। जो लोग आज ये पहला बुलेटिन देख रहे हैं दिन का, उन्हें बता दूँ अमेरिका ने कल रात हमले किए थे ईरान के कुछ इलाकों पर। ईरान का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने उसके साहिली इलाकों पर हमला करके MOU और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। उधर बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने उसकी सरजमी की तरफ ड्रोन दागे। वहीं कतर, UAE और कुवैत ने भी बहरीन पर हुए इस हमले की मजम्मत की है। ईरान और बहरीन के बीच बढ़ते टकराव पर अब GCC भी खुलकर बहरीन के साथ खड़ा हो गया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के सेक्रेटरी जनरल ने बहरीन पर हुए इस सो कॉल्ड ईरानी हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इन हमलों को गद्दाराना कार्रवाई बताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें रीजन में अमन और इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती हैं। इधर लेबनानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की सरपरस्ती में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बावजूद इसराइल ने जनूबी लेबनान के मरकबा और नबाती अल-फौका इलाकों के करीब फिर से बमबारी की है, यानी इसराइल नहीं रुक रहा। वहीं गजा से भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली बमबारी में ज़ख्मी हुआ एक 10 साल का बच्चा, फ़लस्तीनी बच्चा दम तोड़ गया। लेकिन ये खबरें ईरान की, लेबनान की या गज़ा की यहीं नहीं रुकती। अब इसके आगे तफसील से ख़बरों का सिलसिला शुरू होता है। ये मिक्स्ड अपडेट्स थी। एक और बड़ी अपडेट सुन लीजिए। हालांकि इसकी ऑफिशियल तस्दीक अभी आनी बाकी है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो अमेरिका और ईरान के बीच बन रही डील फिर से ख़तरे में पड़ सकती है। फिर से जंग के काले बादल मंडरा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोकने पर गौर कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की निगोशिएटिंग टीम का ये मानना है कि अमेरिका ने ईरान की सरजमी पर ताज़ा हमले करके MOU के आर्टिकल 1 की खुली खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि MOU के पहले आर्टिकल में दोनों मुल्कों के बीच हर तरह की फ़ौजी कार्रवाई रोकने की बात कही गई थी, ये वादा किया गया था। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमलों ने इस बुनियादी शर्त को ही तोड़ दिया है। हालांकि अभी तक ईरान की हुकूमत की तरफ से बातचीत रोकने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए फ़िलहाल इसे रिपोर्ट्स और दावों के तौर पर ही देखा जा रहा है। बात लेबनान की। क्या लेबनान में जंग खत्म होने के बजाय अब सिविल वॉर का, खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया है? क्योंकि अमेरिका की सरपरस्ती में लेबनान और इसराइल के बीच हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हिजबुल्लाह ने सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि अगर इस डील को ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश हुई तो लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उनके लिए बिल्कुल नामंजूर है। उनके मुताबिक इस डील की शर्तें मानना हिजबुल्लाह के लिए सरेंडर करने जैसा होगा। सर, मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों कि लेबनान के हालात इस वक्त सबसे ज़्यादा कशीदा हैं। नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल को जनूबी लेबनान से बिना किसी शर्त के निकलना होगा। ये फिर से उन्होंने दोहराया है और कहा है कि वही बातें लागू होंगी जो ईरान और अमेरिका के बीच हुए MOU में तय की गई हैं। नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के पीछे हटने को हिजबुल्लाह के हथियारों से जोड़ना उनकी रेड लाइन है और इसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। नईम कासिम ने वार्निंग दी कि अगर लेबनानी हुकूमत अमेरिका के दबाव में आकर इस डील को ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश करती है तो उसके नतीजे बेहद ख़तरनाक हो सकते हैं और मुल्क सिविल वॉर की तरफ बढ़ सकता है, गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। यानी जिस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अमेरिका जंग ख़त्म करने की शुरुआत बता रहा है,
उसी को हिजबुल्लाह लेबनान के लिए सरेंडर का कागज़ और एक नए टकराव की बुनियाद बता रहा है। बढ़ते आगे, रूस ने एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन पर तबाही की बारिश कर दी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में रूस ने पूरे यूक्रेन पर करीब 1400 ड्रोन, 1500 गाइडेड बम और 19 मिसाइलें दागी हैं। यानी ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं पुतिन। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इन हमलों में यूक्रेन के 15 अलग अलग रीजन निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और आबादी वाले इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। उधर 27 जून को भी रूस के ड्रोन हमले में सूमी शहर में 11 लोग जख्मी हो गए, जबकि देर रात ज़पोरिज़िया पर भी गाइडेड बमों से हमले किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने दोस्त मुल्कों से यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और मिलिट्री मदद बढ़ाने की अपील की है। इधर यूक्रेन भी गहराई तक रूस में बड़े हमले कर रहा है और उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ को और हथियार बनाने वाले प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। बात गज़ा की। गज़ा में सीज़ फायर के दावों के बावजूद इस्राएली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट को निशाना बनाया गया है, जिससे गज़ा में खौफ का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, इस हमले में 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। 27 जून की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा सिटी की अल जला स्ट्रीट पर मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इस्राएली ड्रोन ने हमला किया, जिससे कई लोग ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अल शिफा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां दवाइयों की भारी कमी है। रिपोर्ट्स का कहना है, या रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में हुए सीज़ फायर के बाद भी इस्राएली फोर्सेस लगातार और लगभग हर रोज़ गज़ा के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रही हैं। ऐसे में ज़मीन पर हालात अब भी पहले की तरह ही बेहद संगीन बने हुए हैं, बेहद कशीदा हैं। आगे बढ़ते हैं, फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक की बात करते हैं, जहां इंतहा पसंद सेटलर्स के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी इस्राएली फ़ोर्स उन्हें अपनी निगरानी में लेकर फ़लस्तीनी इलाकों तक पहुंचती, तो कभी कोई बड़ा टकराव ना हो जाए, इस डर से IDF उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। 27 जून को आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक एक बार फिर इंतहा पसंद कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स वेस्ट बैंक के कबलान कस्बे में मौजूद फ़लस्तीनियों की सरजमी पर घुस गए। मामला ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए IDF ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी के दौरान IDF का एक फ़ौजी ज़मीन पर धड़ाम से भी गिर पड़ा। बाद में वो उठा और सेटलर्स को पीछे हटाने की कोशिश करता दिखाई दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल की अपनी फोर्स और मीडिया भी कई बार इन्हीं सेटलर्स को दंगाई, इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट और यहाँ तक कि कभी कभी दहशतगर्द तक कह चुके हैं। इसके बावजूद फ़लस्तीन इंटरनेशनल मीडिया कह चुका है इन्हें दहशतगर्द। इसके बावजूद फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इनकी घुसपैठ और कब्ज़े की कोशिशें लगातार जारी हैं। दोस्तों, फ़लस्तीनियों की इस सरजमी को UN समेत दुनिया का बड़ा हिस्सा नाजायज़ कब्ज़ा मानता है। इसराइल ने जिन हिस्सों पर कब्ज़ा कर रखा है उन्हें नाजायज़ कब्ज़ा बुलाया जाता है। और पिछले साल तो UN ने कहा था कि इसराइल से कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की ज़मीनें छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ी गई। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी मुश्किल में हैं। उनके पीछे अब मालदार और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की सबसे बड़ी लॉबी पड़ गई है, अमेरिका वाली। AIPAC को मॉन्स्टर कहने के बाद ममदानी पर माफ़ी मांगने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भर के 700 से ज़्यादा इसराइल हिमायती रब्बियों ने खुला खत जारी किया है। उनका कहना है कि ज़ोहरान ममदानी अपना बयान वापस लें और AIPAC को मॉन्स्टर कहने पर माफ़ी मांगें। दरअसल 18 जून को एक रैली में ज़ोहरान ममदानी ने AIPAC पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो करोड़ों डॉलर खर्च करके अपनी ताकत बचाने और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। इसी दौरान उन्होंने AIPAC के लिए मॉन्स्टर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, यानी राक्षस। इसके बाद से अमेरिका में इस बयान पर नई सियासी बहस छिड़ गई है। एक तरफ ममदानी के हिमायती उनके इस बयान का बचाव कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल हिमायती यहूदी लॉबी लगातार ममदानी से माफ़ी मांगने का दबाव बना रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो सूडान में सीज़ फायर, अमन और मुल्क की सलामती की हिमायत करता रहेगा। 27 जून को सामने आए बयान में न्यूयॉर्क में सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ अल वासिल ने कहा कि सूडान की क्राइसिस का हल सिर्फ वही होगा जिसे खुद सूडान के लोग तय करेंगे, बाहरी लोग नहीं। कहीं ना कहीं ये चपाट UAE और बाकी लोगों पर मारी गई है जो दखल दे रहे हैं सूडान के मामले में पीछे से। उन्होंने
कहा सऊदी के नुमाइंदे ने कि सऊदी अरब सूडान में सीज़फायर, मुल्क की यूनिटी और सरकारी इदारों को बचाए रखने की कोशिशों का लगातार साथ देता रहेगा। उन्होंने ये बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कही, जहां सूडान के हालात पर चर्चा हो रही थी। सऊदी अरब का कहना है कि बाहर से थोपा गया कोई भी हल कामयाब नहीं होगा और सूडान का मुस्तकबिल सूडान के लोगों को ही तय करना चाहिए। अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में यहाँ से। हमने कल भी आपको बताया था यूरोप में इस वक्त तारीखी गर्मी पड़ रही है। लोगों ने पूछा भाई कितनी डिग्री पड़ रही है, तो अभी बता देते हैं। आज की भी हेडलाइन है, जर्मनी हिट रिकॉर्ड टेम्परेचर्स एज हीट वेव मूव्स ईस्ट। लोग मतलब परेशान है वहाँ पर, कोई पानी में कूद रहा है। ये फ़ोटोज़ जो हैं ये गलत नहीं है, 26 जून का ही फ़ोटो है। और वहाँ पर एक बंदा जो है कैनाल में कूद रहा था। वहाँ पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, इट मीन्स 41.3 डिग्री के आसपास जो है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर उनके लिए बहुत है, क्योंकि हम यहाँ 45, 46, 44, 43 डिग्री फेस कर रहे हैं। वो हम लोग कर ले रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या यार गर्मी है। उनके लिए ये तो गर्मी क़यामत की गर्मी है, क्योंकि वहाँ इस तरह की गर्मी नहीं पड़ती है। और हमने आपको कल भी बताया था, आई थिंक स्पेन एंड जर्मनी में मिलाकर सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ख़ासतौर से स्पेन के मुतालिक वो रिपोर्ट आई थी। तो वहाँ पर बहुत गर्मी है। कुछ हेडलाइंस इंडिया की भी देख लीजिए। आज सब पता नहीं आप लोगों को ज़लज़ला महसूस हुआ नहीं हुआ। शाम 7:04 पर एक बड़ा झटका आया, और जिसके जो 6.2 रिक्टर पैमाने पर जो थी उसकी तीव्रता थी, उसकी शिद्दत थी। और 6.2 अपने आप में बहुत होता है, लेकिन यकीन मानिए मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं। 7:04 पर जो आया ये ज़लज़ला, इसका सेंटर अफ़गानिस्तान समेत 8 मतलब अफ़गानिस्तान में था, और 8 मुल्कों में ये झटके महसूस हुए। उनमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं। और ये बताया गया अफ़गानिस्तान के काला अफ़गान से करीब 81 किलोमीटर दूर 215 किलोमीटर की गहराई में इसका सेंटर था। सिस्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ चुके हैं। 215 किलोमीटर नीचे था, यानी डेप्थ बहुत थी। अगर ये थोड़ा ऊपर होता, 30-40 किलोमीटर की डेप्थ में ही होता, तो बड़ी तबाही आ सकती थी, और भारत तक झटके आए। प्रधानमंत्री मोदी सीशल्स के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर। 50 साल की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है 29 जून को। सीशल्स ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी उसे 70s में। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो हेडलाइंस लिखी जा रही हैं भारत में, वो देख लीजिए। पीएम मोदी ने सेशल्स में कछुओं को पत्तियां खिलाईं। ये बड़ा मौका था, और उसी तरीके से हेडलाइंस दी भी गई। 256 साल पहले भारतीय रहने पहुंचे थे, अब हर 8वां नागरिक भारतवंशी। 256 साल पहले जब सेशल्स में एक बस्ती बसाई गई, तो वहाँ पर जो 27 लोग गए थे, 28, उनमें 5 इंडियंस भी शामिल थे, कुछ बिहार के थे, कहीं के थे। और 1770 में पहली बार यहाँ एक बस्ती बसाई गई थी। 27 लोगों में तमिलनाडु, बिहार, गुजरात से 5 लोग थे। अब इस मुल्क की कुल आबादी उतनी है जितना दिल्ली एनसीआर में एक मोहल्ले में, कहीं लोग बड़े मोहल्ले में बसे होते हैं। 1,20,000 आबादी है। तो विक्टोरिया इसकी दारुल हुकूमत, और ये आई थिंक जहाँ तक है छोटा सा इंडियन ओशन में एक मुल्क है। एक और हेडलाइन है, 194 साल के जोनाथन की कहानी, पीएम मोदी के दौरे से सुर्खियों में। 39 अमेरिकी राष्ट्रपति देख चुका 140 साल छोटी गर्लफ्रेंड। बहुत सीरियस मैटर है ये। जोनाथन कौन है? लोगों का जिक्र, मतलब भारत की खबरें ज़रूर पढ़ा करिए, बहुत सीरियस होती हैं, बहुत काम की होती हैं। 194, क्योंकि यहाँ और ज़्यादा ज़मीनी इश्यूज़ हैं नहीं। 194 साल के जोनाथन, कछुए का नाम है, एक बड़ी प्रजाति का कछुआ है वो। उसकी कहानी बताई है पीएम मोदी के दौरे से। 194 साल पुराना कछुआ सुर्खियों में आ गया है। 39 अमेरिकी राष्ट्रपति देख चुका है ये कछुआ, तब ये सुर्खियों में नहीं आया था, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने से सुर्खियों में आया। यही कमाल है हमारा। 140 साल छोटी इस कछुए की गर्लफ्रेंड भी है। एक बड़ा सीरियस मैटर है ये। ऐसी खबरों को ज़रूर पढ़ा करें, मैं लाया करूँगा। एक खबर ये है जो वाकई सीरियस है। मुंबई मुहर्रम जुलूस में दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल के साथ व्यक्ति को पकड़ा। चूहे मारने वाला जहर भरा था उन कैप्सूल में।
तो भाई एवं ही लंगर के नाम पर, दवा के नाम पर कुछ मत ले लिया करें। हालांकि इस मामले की जांच जारी है और ये बताया गया है कि मामला मुंबई के जेजे और भाईखला इलाके का है और इस कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फेट मिलाकर बांटा गया था। इस जो मुलजिम है, आरोपी है, उसका नाम है फयाज प्रेम जी और दर्द से राहत के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल देने की कोशिश कर रहा था। अब आज़ादारी के दौरान लोगों के पैर दुख जाते हैं या बॉडी छिल जाती है, तो बताया गया है कि वो कैप्सूल के नाम पर जहर बांट रहा था उन्हें दर्द से निजात दिलाने के लिए। 14,900 कैप्सूल बताया गया है। 50 किलो जिंक फॉस्फेट मंगाया गया था और 30,000 जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। क्या इसका मकसद था, अभी तो फिलहाल जांच जारी है। ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। हैदराबाद में सड़क उनके नाम पर की गई। अमरीकी राष्ट्रपति बोले शुक्रिया। वो भारत जहां पर शाहजहां के नाम पर, अकबर के नाम पर, जहांगीर के नाम पर, औरंगज़ेब के नाम पर अगर रोड बनी हो तो उसके बोर्ड्स पर कालिक पोत दी जाती है। उसी भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर, जिन्होंने हम पर बहुत तगड़े टैरिफ ठोक दिए, उनके नाम पर रोड बन रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुग़ल बादशाहों ने इस देश की दौलत को बढ़ाया था, इस मुल्क की। अच्छे जो चीज़ें पढ़ते हैं उन्हें पता है, ये सोने की चिड़िया ऐसी नहीं कहलाया था। ब्रिटिश कभी वहाँ नहीं जाते थे जो फ़कीर हों। ब्रिटिश मालदार लोगों के जो है मुल्क में हमला करते थे। वो तब यहाँ मुग़लों के दौर में आए जब ये सोने की चिड़िया था और वो दौलत लूट कर ले गए सालों तक राज करने के बाद। उन बादशाहों ने जो इस मुल्क को मजबूत किया, तो उन्हें तो गद्दारे वतन कहकर उनके नाम से तख्तियाँ हटा दी जा रही। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जिन्होंने टैरिफ ठोके, बिज़नेस करना मुहाल कर दिया, जो रोज़ धमकी देते हैं, जो बताते हैं कि हमने समझौता करवाया पड़ोसी मुल्क से, उनके नाम पर रोड है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। मैं इसीलिए एनालिसिस से दूर रहता हूँ। मैं सिर्फ आपको न्यूज़ का नाम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देना, उस पर आप अपना व्यू रखिए, आप अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा या अपना कंसर्न रखिए या अपना नज़रिया रखिए, वो सब आपके। एजेंडा प्रोपेगेंडा 5% लोग करते हैं। एनालिसिस से मैं इसलिए दूर रहता हूँ कि मुझे खबरें समझ में नहीं आती, बहुत सीरियस खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।